सूचना ही नई मुद्रा है। ये बात आज के डिजिटल युग में कितनी सही बैठती है। बिल्कुल। नमस्कार। आज हम गहराई से चर्चा करेंगे डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी DPDP एक्ट 2023 पर, और साथ ही इसके लिए जो नए नियम प्रस्तावित हैं 2025 के, उनके मसौदे पर भी। हाँ, मेठी ने हाल ही में इन ड्राफ्ट नियमों पर पब्लिक फीडबैक मांगा था और वो अभी विचाराधीन है। सही कहा। ये जानकारी हमने हिंदुस्तान टाइम्स से ली है। ये कानून भारत का पहला कॉम्प्रिहेंसिव डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। हाँ, और ये सुप्रीम कोर्ट के उस लैंडमार्क केएस पुट्टस्वामी फैसले के लगभग 6 साल बाद आया है, जिसने निजता को मौलिक अधिकार माना था। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद है इसके मुख्य प्रावधानों को समझना, इसका असर, इससे जुड़ी चिंताएं और खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर बात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये DPDP अधिनियम 2023 आखिर है क्या? इसकी बुनियाद क्या है? देखिए, ये बेसिकली भारत का पहला डेटा प्रोटेक्शन कानून है। इसका मकसद है डिजिटल पर्सनल डेटा को कैसे हैंडल किया जाए, इसके लिए एक लीगल फ्रेमवर्क देना। मतलब निजता की सुरक्षा भी और डेटा का सही इस्तेमाल भी। हाँ, बिल्कुल। प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना और साथ ही जो लेजिटिमेट ज़रूरतें हैं डेटा प्रोसेसिंग की, उन्हें अलाउ करना। ये कुछ हद तक आप कह सकते हैं EU के GDPR जैसे ग्लोबल कानूनों से प्रेरित हैं। अच्छा। और ये लागू होता है भारत में प्रोसेस हो रहे डिजिटल पर्सनल डेटा पर, चाहे वो शुरू में ही डिजिटल कलेक्ट हुआ हो या बाद में डिजिटाइज किया गया हो। और अगर कोई विदेशी कंपनी यहाँ ऑपरेट कर रही है? हाँ, अगर कोई भारत से बाहर की एंटिटी है लेकिन वो भारत में गुड्स या सर्विसेज ऑफर करने के लिए डेटा प्रोसेस कर रही है, तो उस पर भी ये लागू होगा। लेकिन पर्सनल यूज के लिए या जो डेटा पहले से पब्लिक डोमेन में है, उस पर नहीं। इसमें सहमति यानी कंसेंट का जिक्र बहुत है। ये कैसे काम करता है, खासकर बच्चों के मामले में, क्योंकि ये काफी अहम लगता है। हाँ, सहमति इसकी नींव है। बिल्कुल। सिद्धांत ये है कि डेटा तभी प्रोसेस होगा जब कोई वैलिड पर्पस हो और व्यक्ति ने, मतलब डेटा प्रिंसिपल ने, अपनी सहमति दी हो। और ये सहमति वापस ली जा सकती है? हाँ, कभी भी डेटा प्रिंसिपल जब चाहे अपनी सहमति वापस ले सकता है। और बच्चों के लिए तो नियम और भी सख्त है। एक्ट में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को चाइल्ड माना गया है। ओके। और उनके डेटा को प्रोसेस करने से पहले वेरीफाइएबल पेरेंटल कंसेंट, मतलब माता पिता या गार्डियन की पुष्टि योग्य सहमति जरूरी है। साथ ही बच्चों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रोसेसिंग या उनको टारगेट करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक है। अच्छा, लेकिन क्या हमेशा सहमति जरूरी होगी, जैसे सरकारी कामों के लिए? नहीं, कुछ अपवाद हैं जिन्हें लेजिटिमेट यूजेजेस कहा गया है। जैसे मान लीजिए सरकार कोई बेनिफिट या सर्विस दे रही है, या कोई कानूनी बाध्यता है, या मेडिकल इमरजेंसी है। ऐसी स्थितियों में सहमति की जरूरत नहीं होगी। समझ गया। अब आते हैं अधिकारों और जिम्मेदारियों पर। आम लोगों यानी डेटा प्रिंसिपल्स को क्या अधिकार मिले? डेटा प्रिंसिपल्स को कई अधिकार हैं, जैसे अपने डेटा के बारे में जानकारी मांगना, उसे ठीक करवाना या डिलीट करवाना, शिकायत दर्ज करना। ओके। और अपनी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में किसी और को नॉमिनेट करने का अधिकार भी है। पर हाँ, उनकी भी ड्यूटी है कि झूठी शिकायतें न करें। ऐसा करने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। और कंपनियों, मतलब डेटा फिड्यूशरीज की क्या जिम्मेदारियां हैं? उनकी कई जिम्मेदारियां हैं। डेटा की एक्यूरेसी बनाए रखना, डेटा ब्रीच रोकने के लिए सिक्योरिटी मेजर्स लगाना। ये तो बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, बिल्कुल। और अगर ब्रीच हो जाए तो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और प्रभावित लोगों को इन्फॉर्म करना। और जब डेटा का पर्पस पूरा हो जाए या कानूनी तौर पर रखना जरूरी ना रहे, तो उसे मिटा देना। और आपने बताया था कि कुछ कंपनियों पर ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी, वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज। हाँ, SDFs, केंद्र सरकार कुछ फिड्यूशरीज को उनके द्वारा हैंडल किए जा रहे डेटा के वॉल्यूम, सेंसिटिविटी या उससे जुड़े रिस्क के आधार पर SDF नामित कर सकती है। जैसे बड़ी टेक कंपनियां। हाँ, सोचिए फेसबुक, Amazon जैसी कंपनियां, इन पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज होंगी, जैसे एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर, DPO अपॉइंट करना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर से ऑडिट करवाना और डेटा प्रोटेक्शन इम्पैक्ट असेसमेंट करना। ये तो हुई राइट्स और ड्यूटीज की बात, लेकिन अक्सर कानूनों में कुछ छूटें भी होती हैं, एग्जेम्पशंस। यहाँ क्या स्थिति है और इस सबको लागू कौन करवाएगा? वो RTI वाली बात भी थोड़ी पेचीदा लग रही है। हाँ, छूटे हैं। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, पब्लिक ऑर्डर जैसे कारणों से अपनी नोटिफाइड एजेंसीज को छूट दे सकती है। अच्छा। रिसर्च, आर्काइविंग या स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए भी छूट है। स्टार्टअप्स के लिए भी कुछ प्रावधान है।
कानूनी अधिकारों को लागू करने, अपराध रोकने या जांच करने और जुडिशियल या रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए भी छूट दी गई है। इन मामलों में फिर डेटा प्रिंसिपल के अधिकार लागू नहीं होंगे? हाँ, इन छूट वाले मामलों में डेटा सिक्योरिटी के दायित्वों को छोड़कर डेटा प्रिंसिपल के ज्यादातर अधिकार और फिड्यूशरी के ज्यादातर दायित्व लागू नहीं होंगे। और निगरानी, पेनल्टी कौन लगाएगा? इसके लिए केंद्र सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया यानी DPBI बनाएगी। इसका काम होगा कंप्लायंस देखना, पेनल्टी लगाना, डेटा ब्रीच होने पर एक्शन लेना, शिकायतें सुनना। और इसके फैसले फाइनल होंगे? नहीं, DPBI के फैसलों के खिलाफ अपील TDSAT यानी टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में की जा सकेगी। और वो RTI वाला मुद्दा? हाँ, वो जरूरी है। इस DPDP एक्ट ने RTI एक्ट के सेक्शन 8(1)J को अमेंड किया है। पहले पर्सनल जानकारी देने से मना करने के लिए लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट यानी व्यापक जनहित का टेस्ट था, अब वो हटा दिया गया है। तो अब सरकारी विभाग सिर्फ ये कहकर जानकारी रोक सकते हैं कि ये पर्सनल डेटा है। ये पारदर्शिता के लिहाज से एक बहस का मुद्दा बन सकता है। ठीक है, ये तो एक्ट की बात हुई। अब जो 2025 के नए मसौदा नियम आए हैं, उनमें क्या खास है? मसौदा नियम कई चीजों को और क्लियर करते हैं। जैसे सरकार कुछ खास देशों में पर्सनल डेटा ट्रांसफर को अप्रूव कर सकती है, जिसे व्हाइट लिस्ट कह सकते हैं। अच्छा। डेटा कब मिटाना है, इसके भी नियम हैं। आमतौर पर आखिरी इंटरैक्शन से या नियम लागू होने से 3 साल तक डेटा रख सकते हैं, जो भी बाद में हो, और मिटाने से 48 घंटे पहले नोटिस देना होगा। और वो डिजिटल बाय डिजाइन DPBI? हाँ, मतलब बोर्ड ज्यादातर डिजिटल तरीके से काम करेगा ताकि शिकायतें जल्दी सुलझें। स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए थोड़ी कम सख्ती की बात भी है। और वो सहमति प्रबंधक, कंसेंट मैनेजर्स? हाँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये भारतीय कंपनियां होंगी जिनका नेटवर्थ कम से कम 2 करोड़ हो। ये लोगों की सहमति मैनेज करने में मदद करेंगी, एक इंटरमीडियरी की तरह। तो कुल मिलाकर ये सब सुनने में तो काफी व्यापक लगता है, पर क्या इसे लेकर कुछ चिंताएं भी जताई जा रही हैं? हाँ, कुछ चिंताएं जरूर है। एक बड़ी चिंता सरकार को मिली व्यापक छूटों को लेकर है कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो, स्टेट सर्विलेंस ना बढ़ जाए। कुछ जरूरी अधिकार जैसे डेटा पोर्टेबिलिटी का अधिकार जो GDPR में है, वो यहाँ नहीं है। बिना रोक टोक के डेटा को विदेश भेजने की अनुमति से भी कुछ रिस्क जुड़े हो सकते हैं। और नुकसान की भरपाई जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट वगैरह? हाँ, मतलब नुकसान रोकने के लिए या होने पर क्या ठोस उपाय होंगे, इस पर शायद और स्पष्टता की जरूरत महसूस की जा रही है। तो इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं? सुझावों में है कि जो छूट के प्रावधान हैं उन्हें और स्पष्ट किया जाए, उनकी सीमाएं तय हों, डेटा ट्रांसफर के लिए दूसरे देशों के साथ सुरक्षित समझौते हों, बायलैटरल एग्रीमेंट्स। हाँ, उस तरह के, और रेगुलेशन थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, खासकर AI जैसी नई टेक्नोलॉजीज के लिए, और ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे EU-US का फ्रेमवर्क है, उससे सीखने की बात भी है। सही। तो ये DPDP एक्ट और इसके नियम यकीनन भारत के डिजिटल लैंडस्केप और नागरिकों के अधिकारों के लिए बहुत अहम हैं। बिल्कुल। और UPSC की तैयारी करने वालों के लिए तो ये शासन यानी गवर्नेंस, मौलिक अधिकार और IT एंड टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाँ, और मैं यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। जैसे जैसे AI जैसी तकनीकें और बढ़ेंगी, आने वाले सालों में ये कानूनी ढांचा व्यक्तिगत निजता, सरकारी छूट और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास के बीच संतुलन कैसे बनाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे जरूर सोचिएगा। आपके क्या विचार हैं या कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में हमारे साथ साझा करें। हाँ, जरूर। और ऐसी ही और जानकारी भरी चर्चाओं के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी चर्चा का स्रोत हिंदुस्तान टाइम्स था। धन्यवाद। धन्यवाद।